हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है क्वेश्चन फैक्ट्री में। और आप सबके डिमांड पे आज हम लोग ला रहे हैं हिंदी में खान सर का ये टेस्ट सीरीज, जो कि 16 नंबर की टेस्ट है, लेकिन ये फुल लेंथ का पहला टेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही आंसर होगा आपको डी आर्किमिडीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि फ्रांसिस फ्रांसिस हेस, उसके बाद नील्स बोर, सीवी रमन और एम एन शाह। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में अलग अलग है, जिसमें अणुओं द्वारा प्रकाशन का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, दूसरा है तापीय आयनीकरण, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल और ब्रह्मांडीय विकिरण। ठीक है, तो ये देखिए फ्रांसिस हेस जो है, फ्रांसिस हेस के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो ब्रह्मांडीय विकिरण। ठीक है, और आपका दूसरा जो हो गया नील्स बोर्स, नील्स बोर्स के द्वारा क्या दिया गया था आपको, तो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल। ठीक है, इसके द्वारा ये दिया गया था और इसके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, और सी का जो है डॉक्टर सीवी रमन, इसके द्वारा अणुओं के द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्था प्रकीर्णन दिया गया था। और उसके बाद एम एन शाह के द्वारा दिया गया था वो तापीय आयनीकरण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हेफलिक सीमा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है। हेफलिक सीमा, ये देखिए हेफलिक सीमा का दिया हुआ है, जिसमें से आपको हेफलिक सीमा का अवधारणा है जो यह बताती है कि कोई सामान्य कोशिका कितनी बार भी विभाजित हो सकती है जब तक वह अस्थायी रूप से विभाजन बंद करने एक निश्चित अवस्था में न जाए। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखिए अधिकतम संख्या जितनी बार कोई कोशिका समूह विभाजित हो सकता है उसके बाद वह अस्थायी रूप से विभाजन को रोक सकता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्गीकी संवर्ग का सही आरोही क्रम दर्शाता है। आरोही क्रम कर रहा है, मतलब आरोही मतलब अवरोही नहीं कर, आरोही मतलब बढ़ते हुए मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, जैसे वंशानुगत टाइप में होता है उसी टाइप में बताया गया। तो क्या होगा, पहले पहले जाति वंश, देखो अब सब में सेम है। उसके बाद क्या आता है, जाति वंश के बाद क्या होता है, कुल की किस कुल में है, उसके बाद कौन से गण में आता है, उसके बाद कौन से वर्ग में, उसके संवर्ग, उसके बाद जगत में आता है। तो ये ऑप्शन बी नंबर, इसका ऑप्शन बी नंबर ये सही होगा। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के गुणों का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, सटीक वर्णन करता, तो ये देखिए कौन सा गुणों का सटीक वर्णन करता है, तो आप ये चीज देख लो क्या करता है। इसमें देखिए यह कूट न्यूक्लियोटाइड की त्रिक इकाइयों से बना है, जिसमें प्रत्येक 20 मानक अमीनो अम्ल में से किसी एक को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, दूसरा है यह कुछ विशेष कोडॉन को शामिल करता है जो ट्रांसलेशन की शुरुआत और समाप्ति का संकेत देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका सही है, ये दोनों जो है ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है कि यह लगभग सभी जीवों में समान होता है, केवल कुछ दुर्लभ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर, ये भी सही है। उसके बाद चौथा आता है यह स्पष्ट नॉन ओवरलैपिंग होता है और कोडॉन के बीच कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। तो ये भी सही, मतलब इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गम्बूसिया मछली जो को तालाबों और कुओं में छोड़ने से निम्नलिखित में से किसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। तो गम्बिया मछली के बारे में आपने सुना होगा कि इसको अगर हम क्या बोलते हैं उसको, तालाब उलाब में या फिर जो तालाब या कुआं में अगर छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है कि मच्छर का जो लार्वा, जो मच्छर डेवलप होता है डेंगू उंगू साइड, तो उस सबका लार्वा ये खा जाता है, उससे क्या होता है कि मच्छर डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। ठीक है, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। जैविक अनुसंधान में फाइटोट्रॉन शब्द, फाइटोट्रॉन, ये देखिए फाइटोट्रॉन क्या होता है कि आपको एक विशेष तरह का पौधे की वर्गीकृत का अध्ययन करने का एक नियंत्रित वातावरण सुविधा है। ठीक है, यह एक नियंत्रित जैसे कि पौधा होता है उसकी वृद्धि का अध्ययन करता है और उसको नियंत्रण करने का वातावरण सुविधा होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ह्यूमिफिकेशन के संदर्भ में, ह्यूमिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का विचार के ह्यूमिफिकेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे यह एक गहरे रंग का अभिकारी पदार्थ है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ह्यूमस मुख्य रूप से मृदा शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ये सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ह्यूमस सूक्ष्मजीवी क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो इसके इस दोनों से क्या होगा,
ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहला का क्या होगा, कंप्यूटर किससे होगा, तो डिजिटल लॉजिक, लॉजिकल जो होता है, लॉजिकल कोड जो होता है या कोडिंग वोडिंग, वो लॉजिक ही होता है, डिजिटली लॉजिक। ठीक है, उसके बाद रॉकेट का जो होता है, ठीक है, रॉकेट वाला क्या होगा, आपको न्यूटन की गति के नियम पर डिपेंड करता है। लेकिन हवाई जहाज जो है, वो हवाई जहाज आपको किस पे डिपेंड करता है, तरल गतिकी के, तरल गतिकी के मतलब 3 नंबर पे। और सी का क्या है, फैराडे के विद्युत नियम से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं इसके लेजर, लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछा, फुल फॉर्म क्या होगा इसका। ठीक है, तो लेजर का अर्थ होता है क्या बोलते हैं, इसका होता है आपको लाइन एप्लीकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई3 नीति को मंजूरी दी है। तो बायो ई3 का अर्थ क्या होता है, बायो ई3, इसके बारे में आपको अगर हो सके तो थोड़ा बारे इसके बारे में जान लीजिएगा। ये उच्च प्रदर्शन बायो मैग्निफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भारत ने पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बना, अंतरिक्ष दिवस कब है, तो 23 को मनाया है, 23 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर हम। उदर का एक्सरे, उदर का एक्सरे लेने से पहले मरीजों को बेरियम क्यों दिया जाता है, तो इसका बेरियम एक्सरे किरणों को अवशोषित करता है, जिससे उदर की रूपरेखा एक्सरे छवि में स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड EOS-08 मिशन का हिस्सा नहीं था, हिस्सा मतलब पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं था, तो नहीं था कौन सा होगा इसमें, आपको सिलिकॉन कार्बाइड एक्स सैट डोसीमीटर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जगह को मंगल और चंद्रमा से भौगोलिक समानताओं के कारण एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो चिन्हित कौन सा किया गया है, तो आपको लद्दाख में, लद्दाख में कुछ दिन पहले ही लगाया गया था इस चीज को। ठीक है, विश्व का पहला थोरियम मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश में शुरू किया गया, तो किस देश में शुरू किया गया था, तो वो आपको चाइना में, चाइना में कुछ दिन पहले थोरियम मॉल्टेन से न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ISDRI-2TNPB, ये निम्नलिखित किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो आपको पौधों में जीनोम संपादन, पौधा में जीनोम संपादन के लिए अगली पीढ़ी का उपकरण, मतलब अगले पीढ़ी के उपकरण मतलब नया नया बनाने के लिए इसके लिए किया गया है। ठीक है, अगले में आते हैं कि 18 का, 18 नंबर क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ये आपको देखिए योक्टा, योक्टो क्या होता है, 10⁻⁻24। ठीक है, और जैप्टो, जैप्टो होता है 10⁻21। ठीक है, और ऑट्टो, ऑट्टो क्या होता है 10⁻18, और ये होता है फेम्टो, ये हो गया। तो 18 का क्या होगा, 18 का डी होगा। ठीक है, अब 19 पे आते हैं। कथन और कारण का है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का व्यापक रूप से पितृत्व की पुष्टि करने और आपराधिक जांच में व्यक्तियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें कारण क्या है कि बाल, लार या सूखे वीर्य जैसे छोटे जैविक नमूनों विश्लेषण के लिए पर्याप्त DNA प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग का व्यापक रूप से पितृत्व पुष्टि करने और आपराधिक जांच में व्यक्तियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि बाल, लार या सूखे वीर्य जैसे छोटे जैविक नमूने विश्लेषण के लिए पर्याप्त DNA कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन कारण सही भी है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे को विकसित नहीं किया गया, निम्नलिखित है तो कौन से प्रकाश संश्लेषण से स्वतंत्र वायुमंडलीय ऑक्सीजन के विनिमय हेतु। ठीक है, अब आते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्तनपायी था जिसे मानवों से आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग कर सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था। तो कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि किसके बारे में, तो ये भेड़ के बारे में आपने, कि उसका क्लोन बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन के। बायोमेडिकल नवाचारों के संदर्भ में जार्विक सेवन, जार्विक सेवन क्या होता है कि एक कृत्रिम हृदय होता है, मतलब कृत्रिम हृदय मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट होता है। तो इसको बनाया गया किसके द्वारा, ठीक है, तो जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय बनाया गया। वयस्कों में सामान्यतः पाए जाने वाले चयापचयी विकार, डायबिटीज मेल्टिस की पहचान निम्नलिखित में से किस शारीरिक स्थिति से की जा सकती है, तो ये क्या होगा, रक्त शर्करा का बढ़ा हुआ स्तर और इंसुलिन स्राव में कमी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अत्यंत निम्न तापमान के कारण सामान्यतः तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है, किस कार्य में,
तो उत्तक और कोशिका जैसे जैविक नमूनों को संरक्षित करने के लिए। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय घात के लिए उत्तरदायी घटना का सही क्रमानुपात है? सही क्रम दर्शाता है हृदय घात के लिए सही क्रम अनुसार दर्शाता है। तो इसके लिए कौन सा क्रम दर्शाता है? देखिए, तंतुमय उत्तक और उच्च कोलेस्ट्रॉल कारण प्लांट का निर्माण करता है, तो ये पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी धमनियों के रक्त में थक्के का प्रवेश, रक्त वाहिका के आंतरिक लुमेन का संकुचन होता है। उसके बाद हृदय की मांसपेशियों को रक्त को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो देखिए, इसके तंतुमय उत्तक के बाद क्या होता है, रक्त की वाहिका के अंतर में लुमेन संकुचन करता है, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि कोरोनरी धमनियां रक्त के थक्के का प्रवेश करती है, तो ये होगा तीसरा, और ये जो बच गया ये फोर्थ नंबर होगा। तो क्या होगा आपको 1 3 2 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका आंसर, ठीक है। अब 26 नंबर पे चलते हैं कि शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। शेरशाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो ये हो गया 1541 ईस्वी में। बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये देखिए आपको, ये फिकस रिलीजियोसा है, ठीक है। इसी में आप देखिए कि बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? तो उसी को पीपल बोला जाता है, इसी को पीपल बोला जाता है, ठीक है। राज्य पशु आपको पता ही है कि गौराया है, और पुष्प जो है वो कचनार है, ठीक है, ठीक है। और राज्य भाषा आपको हिंदी और दूसरी राज्य भाषा आपको उर्दू है, तो ये आपको पता ही होगा। 28 में आते हैं, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग में अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान में प्राप्त हुए हैं? तो निम्नलिखित में से किस स्थान में प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर में, ठीक है। जरासंध की मृत्यु पश्चात बृहद्रथ शासक कौन बना? बृहद्रथ वंश का शासक कौन बना? तो वो आप देखिएगा कौन बना था आपको, सहदेव बना था, ठीक है। लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये हो गया वज्रदत्त। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन बिहार में व्यापार और शिल्प उत्पादन की प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है? तो ये आपको स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क के सहयोग के शिल्प उत्पादन फल फूला, ठीक है, ये हो गया। कुंवर मान सिंह को बिहार का मनसबदार कब नियुक्त किया गया था? तो कब नियुक्त किया गया था? तो 1587 ईस्वी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपको 33 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में बिहार के छपरा निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको मोहम्मद हुसैन खान द्वारा किया गया था। बिहार के, और आपको जगदीशपुर से पता ही है कि जगदीशपुर से आपको वीर कुंवर सिंह जी थे, पटना से पीर अली थे, ठीक है। बिहार का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी तथा भरत मिश्र द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो सारण में, ये सब सारण में इनके द्वारा चलाया गया था। जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। बिहार में कौन सा झरना बिहार का नियाग्रा के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के नियाग्रा से जाना जाता है? तो ये आपको हो गया काकोलत झरना। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए 94,163, ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या है? तो 10,40,99,452, ठीक है। और उसके मुताबिक आपको क्या बोलते हैं, बिहार का जो हो गया नॉर्थ से साउथ, तो 3 4 5 याद रखिए, और ईस्ट से वेस्ट है 483, ये तो सीरियल है तो ये याद है 3 4 5, ठीक है। 483 क्या है? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे याद रखिए कि ये ईस्ट से वेस्ट का है, ठीक है। बिहार में कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो क्या कितने 8, ठीक है। 3 किससे? तो वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। बिहार में कुंडों और उनके संबंधित स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो ये कौन सा सही सुमेलित है? तो नानक कुंड जो है वो आपको राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड भी आपको राजगीर में ही है, लेकिन ये बेगूसराय गलत दिया हुआ है, ठीक है। बिहार आकार में मोटे तौर पर आयताकार, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसके पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग, तो अभी हम आपको क्या बताए हैं कि पूर्व से नहीं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3 4 5 है, और पश्चिम में क्या बोलते हैं उसको, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 4 8 3, लेकिन यहाँ उल्टा दे दिया हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा। तो ये गलत और ये गलत, ठीक है, ये सब हो गया। अब क्या है दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट मतलब 53 मीटर है, तो क्या होगा
53 मीटर है तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, ये पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। उसके बाद दूसरा, ये बिल्कुल सही है, दूसरा ठीक है। अब देखिए, सरैया मान झील बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। सरैया मान झील के बारे में आपने सुना होगा कि ये बेतिया में है, ठीक है, और ये 6 किलोमीटर लगभग बेतिया शहर से 6 किलोमीटर दूर के करीब खड़ा है, ठीक है। और ये सुंदरता मतलब प्राकृतिक नेचुरल के बारे में बता सकते हैं। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये आपको क्या कब किया गया था, 2006 में। अभी कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने 35% आरक्षण देने का काम किया है बिहार की महिलाओं के लिए, जो कि नौकरी वोकरी के लिए, ठीक है। टोटल पहले अदर स्टेट भी शामिल होता था, लेकिन इस बार से अब नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं बिहार में, ठीक है, तो ये 75 सदस्य हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर, बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, SN झा, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपको 45 नंबर का, बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन कब आया था आपको, तो 2019 में आया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के, भारत की राजकोषीय नीति में फिस्कल ड्रैग अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है। तो ये हो गया, नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण को राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आती है, बिल्कुल सही है। 47 नंबर पर चलते हैं, भारत के बाएं क्षेत्र के संदर्भ में विनिमय दर प्रणाली का क्या महत्व है। तो विनिमय प्रणाली दर का क्या महत्व है, इसके लिए पूछ रहा है कि यह निर्यात प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित विनिमय दर बनाए रखता है। ये ऑप्शन बी है, यह एक प्रबंधित फ्लोट प्रणाली का पालन करता है, जिसमें बाजार की ताकतें रुपए का मूल्य निर्धारित करता है और आरबीआई समय समय पर हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तीसरा है, यह व्यापार संतुलन को स्थिर करने के लिए भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर से जोड़ता है, ठीक है। और चौथा है, यह घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए विदेशी मुद्रा लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यह एक निश्चित प्रतिबंधित फ्लोट प्रणाली का पालन करता है, ठीक है, जिसमें बाजार की ताकतें रुपये के मूल्य के निर्धारण करती है और आरबीआई समय समय पर हस्तक्षेप करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो यह है, भारत के भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको बोला जाता है, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं को एक तरफा हस्तांतरण का व्यापार शामिल है, बिल्कुल सही बात है। पूंजी खाता में अधिशेष चालू खाते के घाटे की भरपाई कर सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। त्रुटियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आप 49 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रोनिक कैपिटलिज्म शब्द का उपयुक्त वर्णन करता है। तो ये कौन सा ऑप्शन करता है, तो एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नजदीकी संबंधों के कारण होती है। यदि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वही रहता है, तो संभवतः क्या हुआ, मुद्रास्फीति हुआ, ठीक है। फिलिप्स वर्ग क्या है, फिलिप वर्ग जो होता है ये आपको इस टाइप का होता है और ऐसे होता है, ठीक है। और इसी में ये फिलिप कर्व हो गया, जिसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति और इसके होता है आपको मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड आपको बेरोजगारी के बारे में ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आपको 52 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कारक लागत पर जीडीपी और बाजार मूल्य पर जीडीपी के बीच प्राथमिक अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सा सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है आपको, तो ये अगर बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है, कारक लागत में दोनों शामिल नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। अब चलते 53 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ट्विन बैलेंस शीट का उपयुक्त वर्णन करता है, ठीक है। तो ये देखिए, उपयुक्त कौन सा वर्णन करता है, तो आपके ऊपर ये है कि बैंकों और बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं दोनों की तनावग्रस्त बैलेंस शीट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5F फार्मूला को सही रूप में दर्शाता है। तो 5F फार्मूला कौन सा है, देखिए, जिसमें आपको दिया रहा है क्या, फैशन के बारे में, ठीक है। फैशन के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है, ठीक है।
तो ये देखिए, अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति के कारण उपभोक्ता को मांग में बढ़ोतरी। क्या होता है कि ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में आ जाएगा तो लोग एक सामान के लिए ज़्यादा पैसे देने को रेडी हो जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, मुद्रास्फीति आ जाएगा, इसीलिए। अब चलते हैं आपको 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 56 में देखिए कि ये खान खनिज संशोधन अधिनियम 2015 तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है। इसका प्राथमिक उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रमुख खनिजों का पट्टा धारकों के लिए डीएमएफ में योगदान देना अनिवार्य, जबकि गौण खनिजों के पट्टा धारकों के लिए वैकल्पिक है। नहीं, बिल्कुल गलत है। डीएमएफ के तहत एकत्रित धन का उपयोग राज्य सरकार अपनी मर्जी से कर, अपनी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कोई विशेष दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए गए। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश इसके बारे में निर्धारित किए गए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम आपको 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में अपनाया गया महान लोविस मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए कि पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें भारी उद्योगों पर जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता दी गई। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम पे भारी उद्योग के बारे में बताया गया था। ठीक है, यह पूंजी गहन परियोजना के वित्त पोषण हेतु विदेशी सहायता पर बहुत अधिक नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये विदेशी चीजों पर निर्भर ज्यादातर नहीं थे। इसका उद्देश्य भूमि सुधारों के माध्यम से समान आय वितरण करना था। नहीं, ये भी गलत है। अब जाते हैं, इसमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया। बिल्कुल सही है, तो इस दोनों से क्या होगा, ऑप्शन ए नंबर होगा आपका सही। अब चलते हैं हम 58 नंबर क्वेश्चन से। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय आय के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय कैसे मापन किया जाता है, तो इसमें देखिए, मूल्य वर्धित पद्धति में दोहरी गणना से बचने के लिए सफल उत्पादन से मध्यवर्ती उपभोग हटाया जाता है, ये सही है। व्यय विधि में सभी व्ययों को जोड़कर राष्ट्रीय आय मापी जाती है, जिसमें पुराने वस्तुओं की खरीद भी शामिल होती है। नहीं, ये गलत है। उसके बाद चलते, आय विधि में केवल अर्जित आय शामिल होती है और हस्तांतरण भुगतान को इसमें नहीं जोड़ा जाता, ये सही है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करता है। ठीक है, तो औद्योगिक सूचकांक को जारी करता है सीएसओ, इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सीएसओ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। कौन है भारतीय रिजर्व बैंक, पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उत्तरदायी और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित किया गया। ये बिल्कुल सही है। 61 नंबर की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या बोला गया है, खनिज के वर्णन का किया गया। ठीक है, यह वह अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है, एल्यूमिनियम के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपण में पाया जाता है। ठीक है, और लेटेराइट चट्टानों से संबंधित होता है। ठीक है, यह भारत के तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो कौन सा होगा, तो बॉक्साइट होगा। बॉक्साइट ऐसा है जो कि तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट आपको मेनली उड़ीसा में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इन सब जगहों पे अच्छे से पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। मध्य अटलांटिक रीज किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व, मध्य अटलांटिक रीज किस प्रकार की प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो किस प्रकार की प्रतिनिधित्व, तो अपसारी सीमा। कौन सा, अपसारी सीमा। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिए, भारत में बंजर भूमि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बंजर भूमि से रिलेटेड क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या दिया होगा कि बंजर भूमि भू उद्देश्य का अस्थायी हिस्सा होती है और इसे उत्पादक उपयोग में नहीं लाता। ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बंजर भूमि को दोबारा आप वो करके मतलब उसमें खेती बाड़ी करके दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा है, वर्ष 2000 में भारत में बंजर भूमि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल हर साल लगातार बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे आते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के अनुसार भारत में बंजर भूमि का सबसे अधिक विस्तार जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थलाकृति के अनुसार पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से मेघालय के पठारी क्षेत्र में फैला हुआ है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये।
उसके बाद है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम स्थित रेगिस्तान क्षेत्र, मुख्य रूप से राजस्थान के मैदानों का हिस्सा। हाँ, अरावली क्षेत्र का जो है मैदान वो बिल्कुल आपको अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित रेगिस्तान क्षेत्र के राजस्थान के मैदान का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं कि पंजाब और हरियाणा मैदान थार रेगिस्तान के उत्तर पूर्व में स्थित है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। गंगा का मैदान पश्चिम में यमुना के संगम से लेकर पूर्व में मिजोरम तक फैला है। नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर हो गया। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की अफवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन गलत है, ठीक है। तो अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या हिमालय पर्वत निर्माण के दौरान भूमि में झुकाव के कारण प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ये भी सही है, बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियां अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों की तरह पूर्व की ओर प्रवाहित होती नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। भूमध्यीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी पूछ रहा है कि सही कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तटीय पवनों के कारण ग्रीष्म काल गर्म और आर्द्र होता है। नहीं, ये गलत है। शीतकालीन वर्षा अटलांटिक महासागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। हाँ बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में नहीं, गलत है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्पष्ट रूप से यह समझाता है कि पहाड़ों में पवनाभिमुखी किनारा प्रायः मरुस्थल क्षेत्र क्यों बन जाता है? ठीक है, तो प्रायः मरुस्थल क्षेत्र क्यों बन जाता है कि उतरती हुई हवा की नमी धारण करने की क्षमता कम होने और रुद्धोष्म रूप से गर्म होने के कारण, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडलीय संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वायुमंडलीय संकट, ठीक है। तो वायुमंडलीय संकट के रूप में किसे, तो भूमि का धंसना। भूमि का धंसना इसको वायुमंडलीय संकट के रूप में, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है तो जमीन कहीं कहीं धंस भी जाती है ज़्यादातर होने पर। और देखिए अब सॉरी, ये गलत ऑप्शन मारा है मैंने। तो चलिए हम करते कि निम्नलिखित में से कौन सा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 ब्लिजार्ड और ओलावृष्टि, ओलावृष्टि के कारण ये भूमि धंसना बारिश की वजह से, तो ये वायुमंडलीय संकट नहीं है, बारिश की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं 69 के। निम्नलिखित में से कौन सा कुछ भूमध्य रेखीय सीमांत क्षेत्रों के विशिष्ट दोहरे अधिकतम वर्षा पैटर्न को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो सर्वोत्तम रूप से कौन सा दर्शाता है? तो ये देखिए, आपको वर्ष में 2 बार सूर्य की ऊपरी स्थिति के कारण संवहनीय वर्षा होती है, ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या आते हैं, गुच्छित बस्तियों के संबंध में, गुच्छित बस्तियों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुच्छित बस्तियों के तो ये बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के सघन, मतलब गुच्छा में रहना, ठीक है। तो बहुत सारा घर एक पास में होता है, कहीं कहीं होता है कि अलग अलग होता है, तो ये बस्ती में होता है। बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में घरों के सघन और पास पास होने समूह को ही गुच्छित बस्ती कहा जाता है, ठीक है। ये बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदान और पश्चिमी राज्यों में पाई जाती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। औस, अमन और बोड़ो शब्द भारत में किस फसल की खेती के लिए होता है? तो ये मेनली आपको किस फसल की खेती के लिए होता है? तो चावल के लिए, ठीक है। अब 72 नंबर पे आते हैं। भारत की जलवायु और मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो मानसून शब्द अरबी शब्द मौसमी से लिया गया जिसका अर्थ ऋतु है, ठीक है। और इसमें कौन सा किस सही कौन सा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा है कि हैली की तापीय अवधारणा के अनुसार मानसून भूमि और समुद्र के अलग अलग तापमान के कारण उत्पन्न होने वाली स्थल और समुद्री हवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार है, ये भी सही है। आधुनिक मौसम विज्ञान अनुसंधान यह स्वीकार करता है कि भारत में मानसूनी वर्षा पूरी तरह से पर्वतीय प्रकृति की होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। अब आते हैं चौथे पर कि हैली की तापीय अवधारणा की एक आलोचना यह है कि इसमें पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाले कोरियोलिसिस प्रभाव का विचार नहीं किया गया है। तो क्या बोलते हैं कोरियोलिसिस, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन 20 का सही होगा। अब चलते हैं 73 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला है कि सही बताइए कौन सा है। तो लौह अयस्क और कोयला दोनों ही भार हानि वाले कच्चे माल है। भार हानि वाले कच्चे माल है, तो क्या ठीक है, बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र उद्योगों में भार हानि वाले कच्चे माल का उपयोग नहीं होता और आमतौर पर यह बड़े शहरों के अंदर स्थित होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 74 नंबर। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो यह तटीय तापमान को बढ़ाती है और भारी वर्षा का कारण बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। जब ये ठंडी
समुद्री धाराओं से मिलती है तो कोहरा बनने की स्थिति बनती है, बिल्कुल सही बात है। यह तटों के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण की संभावना को कम कर देते, नहीं बिल्कुल गलत है। तो ये 74 का बी हो गया। ठीक है, अब 75 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है भारत के खनिज संसाधनों के इसके भौगोलिक विभाजनों के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये है आपको प्रायद्वीपीय पठार के प्राचीन क्रोटेनिक संरचना में लौह अयस्क बॉक्साइट जैसे धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है, बिल्कुल सही। हिमालय क्षेत्र के जटिल टेक्टोनिक इतिहास के कारण वहां धात्विक खनिजों की संभावना सीमित है, लेकिन तेज ढलानों वाली नदियों के कारण यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये क्या है, थार रेगिस्तान में अवसादी संरचनाएं कोयले के भंडार से समृद्ध एवं भारत तापीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, नहीं। सिंधु गंगा के मैदानों का जलोढ़ आवरण खनिज अन्वेषण को प्रतिबंधित करता है, लेकिन नदियों के तल में प्लेसर गोल्ड बालू में मिलने वाला सोना के अल्प भंडार पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी होगा।